कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हम स्टार्ट करने लगे। निदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सीआरपीसी निकाल लें, आप उसके साथ टैली करती जाएं। ये मैंने सामने खोली है स्क्रीन। अच्छा जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सबसे पहले हम सेक्शन 4 देखते हैं। सेक्शन 4 में सबसे पहला बताया गया कि एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं। एडवोकेट जनरल में गवर्नमेंट एडवोकेट शामिल है। अगर एडवोकेट जनरल या गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं है तो जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी उसे भी हम एडवोकेट जनरल कहेंगे। उसके बाद बी क्लॉज है, बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस से मुराद वो ऑफेंसेस हैं जो कि सेकंड स्केड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड हैं कि बेलेबल है। उसके अलावा अदरवाइज जो दूसरे ऑफेंसेस होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। अच्छा, इसके हवाले से ये है कि सेकंड स्केड्यूल में जो कि सीआरपीसी के साथ अटैच है उसका कॉलम नंबर 5 बताता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अच्छा, उसके बाद सी क्लॉज में आते हैं चार्ज। चार्ज में डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पर इंक्लूड का लफ्ज है, मतलब इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस आते हैं। नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज मींस द फॉर्मल एलिगेशन रिगार्डिंग एनी अकरेंस ऑफ क्राइम। देखिए, आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने ये काम किया है जिसकी वजह से आप पे चार्ज लगाया जा रहा है, तो इसके लिए हम फर्दर जुर्म आयद करना भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और इसे इंडिक्टमेंट शीट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आप ज्यादातर नॉर्मली हम ये वर्ड यूज करते हैं चार्ज शीट, या फिर इसके लिए इंडिक्टमेंट शीट भी यूज हो सकता है। ठीक है, अब चार्ज कैसे फ्रेम करना है इसके लिए पूरा एक चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है जो कि सेक्शन 221 से लेके 224 तक आपको इंग्रेडिएंट्स बताएगा कि जब आपने चार्ज फ्रेम करना है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। तो जब वो चैप्टर आएगा उसमें आपको मैं बताऊंगी कि चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं, वो अलहदा से हम सैंपल डिस्कस करेंगे। फिर उसकी डिफरेंट आगे सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर चार्ज में करेक्शन करवानी है, एरर आ गया है तो क्या करेक्शन होगी, और क्या जॉइंडर ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, तो ये एक हम अलहदा से चैप्टर 221 से लेके 239 तक पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम एफ क्लॉज में आते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये होता है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहेंगे। अच्छा, सेकंड स्केड्यूल का जो कॉलम नंबर 3 है वो आपको ये बताता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस के अलावा ये भी आ सकता है अरेस्ट विद वारंट। अगर कहा गया अरेस्ट विद तो आप समझ जाए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद में एज क्लॉज में आते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि जब आप एलिगेशन लगाते हैं मैजिस्ट्रेट को, कोई कंप्लेंट दायर करते हैं, चाहे वो ओरली है या रिटन फॉर्म में है। बेटा मैं सीआरपीसी डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो काइंडली आप स्क्रीन से टैली कर सकते हैं, सामने आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तब आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं एज क्लॉज सेक्शन 4 का एज क्लॉज पढ़ रही थी। कंप्लेंट ओरल में भी आप इंटीमेट कर सकते हो या रिटर्न में भी आप कंप्लेंट दायर कर सकते हो किसी नोन पर्सन के खिलाफ या किसी अननोन पर्सन के खिलाफ। इसमें पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं होती। इट मीन्स कि ये चलान बेस्ड केसेस नहीं है। चलान बेस्ड केसेस एफआईआर वाले होते हैं। ठीक है, देखें, क्रिमिनल ट्रायल को इनिशिएट करने के आपके पास दो तरीके कार है। आप एफआईआर भी कटवा सकते हैं या सीधा डायरेक्टली आप कंप्लेंट के सीधा आप मैजिस्ट्रेट के पास चले जाएं। ठीक हो गया। उसके बाद जे क्लॉज देखें जो हाई कोर्ट को डिफाइन करता है। हाई कोर्ट से मुराद ये है कि प्रोविंस की जो क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल अपील या क्रिमिनल रिवीजन की जो सबसे बड़ी अदालत है वो हाई कोर्ट कहलाएगी। उसके बाद के क्लॉज पे आते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी ट्रायल के अलावा जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है मैजिस्ट्रेट की तरफ से या अदालत की तरफ से, ये वो इंक्वायरी इंक्लूड की गई है। उसके बाद एल क्लॉज में इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन से मुराद वो तमाम प्रोसीडिंग्स जो पुलिस ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट करने के लिए करता है, या जिस पर्सन को या जिस बंदे को मैजिस्ट्रेट की तरफ से ऑथराइज किया जाता है। अब इसमें आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर आ जाता है जो कि चैप्टर 14 में डिफाइन है, जिसमें ये है कि आपने एफआईआर काटने के बाद मौके वारदात पे आप गए हैं, 161 के बयानात लिए हैं और रिकवरीज हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। ये अब हमें अलहदा से जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें आती हैं।
उसके बाद एम क्लॉज देखते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है। जुडिशियल प्रोसीडिंग से मुराद ये है कि ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें ऑन ओथ एविडेंस रिकॉर्ड होती है। ठीक हो गया। उसके बाद एम ए क्लॉज में आते हैं मैजिस्ट्रेट क्या है, सेक्शन 12 या सेक्शन 14 के तहत जो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं वो मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। एक तो होता है ना वैसे भर्ती होती है कि जब एज अ जज आप अपॉइंट होंगे तो क्रिमिनल साइड पे आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएंगे, लेकिन जब आपको किसी काम के लिए स्पेशली ऑथराइज किया जाता है तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। नॉर्मली जैसे प्राइस कंट्रोल मैटर्स हैं या कोई मामला स्पेसिफिक करके दे दिए जाते हैं तो आपकी भर्ती सेक्शन 14 के तहत होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आप एन क्लॉज में आ जाएं। एन क्लॉज में कहा गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो इस हवाले से हम ये पढ़ चुके हैं कि जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता बंदा, सॉरी ऑफिसर, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक हो गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में आर क्लॉज देख लें। प्लीडर, प्लीडर क्या होता है, जो कि किसी के बिहाफ पे प्लीड करने का अख्तियार रखता है। अब इसमें एडवोकेट्स भी आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, अटॉर्नी आ जाते हैं, बेशक आप हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में किसी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डेफिनेशंस थी जो आपको सेक्शन 4 में से आ सकती हैं। अच्छा जी, अब हम सेक्शन 6 में आते हैं जो कि हमें हायरार्की बता रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन सी कोर्ट्स आती हैं। तो इसमें कहा गया है कि दूसरे लॉज के अलावा हाई कोर्ट, मतलब दूसरे लॉज में जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसके अलावा पाकिस्तान में दो किस्म की क्रिमिनल कोर्ट्स पाई जाती हैं। एक कोर्ट ऑफ सेशन है, एक कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। तो बुक्स में आप पढ़ते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, लेकिन प्रैक्टिकली सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है या फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट होता है या सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट होता है। लेकिन आप जब अपने अटेम्प्ट करेंगी तो ये तीनों रैंक्स आप लाजमी लिखेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात बताइए। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेक्शन 6 के बाद आपने आना है दूसरी कोर्ट जो कि सेक्शन 9 के हवाले से है। सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन का बताया गया कि हर सेशन डिवीजन के लिए कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश की जाएगी और उसका जज अपॉइंट किया जाएगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशल और जनरल ऑर्डर के जरिए ये स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी जगहों पर ये अपनी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा सेशन जज के अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडिशनल सेशन जजेस को भी अपॉइंट करेगा एक से ज्यादा अदालतों के लिए। ठीक है। अब एक सेशन जज को प्रिविलेज है कि एक सेशन डिवीजन का अगर वो सेशन जज है तो दूसरी सेशन डिवीजन के लिए वो एडिशनल सेशन जज के तौर पे काम कर सकता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। ये सेक्शन 9 पढ़ा है। सेक्शन 12 में बस ये लिखा गया है कि जितने भी रैंक्स हैं, चाहे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, उनकी अपॉइंटमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, जो कि किसी भी लोकल एरिया के लिए वो सफिशिएंट, मतलब वो एक अप्रोप्रिएट समझा जाएगा कि इसको अपॉइंट कर दिया जाए तो वो वहां पर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 12 के बाद उसके बाद आप आ जाएं सेक्शन 14A। अच्छा, यहाँ पर ये पुरानी किताब है। अगर आप अपनी किताब खोले ना, उसमें सेक्शन 14A अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मैजिस्ट्रेट ऐड है। ठीक है। मैं अभी फिलहाल इसको यहाँ से शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक मिनट जरा रुकिएगा। अगर किसी को ना समझ आ रही हो, मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो मुझे बीच में बस मैसेज के जरिए बताता जाए, क्योंकि अब लेक्चर रुकेगा नहीं। अच्छा जी, ये मैं आपको पिक भेज रही हूँ। कोशिश करें इसकी लेटेस्ट बुक लें क्योंकि कुछ सेक्शंस चेंज हुए हैं। जी, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सेक्शन 14A का सेक्शन शेयर कर दिया। आप देखें सबको रिसीव हो गया यहाँ पर। काइंडली सबको रिसीव हो गया। हाँ जी, ये अभी आपको आ जाएगी स्नैप।
बस एक मिनट आ रही हूँ, शायद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। चलें ठीक है, ये मैं ज़ुबानी बता देती हूँ, अभी आपको ये तस्वीर पहुंच ही जाएगी। अच्छा जी, सेक्शन 14A में स्पेशल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया है। अब इसमें होता ये है कि जिसके पास मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के अख्तियारात होते हैं ना, उन्हें स्पेसिफिकली डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि प्राइस कंट्रोल वाले जो ऑफेंसेस है ना, आप उसको सुनेंगे। ठीक है, तो वक्तन फोक्तन उनके लोकल एरियाज प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं और वो अपने इलाके में अख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको अगर कोई पूछे कि 14 के तहत कौन सा मजिस्ट्रेट होता है जो प्राइस कंट्रोल के मैटर्स को देखता है, चाहे वो फेडरल लेवल पे है या प्रोविंशियल लॉ के अंडर आता है। ठीक है, अच्छा जी आगे हम चलते हैं। ये जरा फिर नेट की डिस्टॉर्शन है, ये आ जाती है यहाँ पर, अभी भी अपलोड हो रहा है वो। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं जस्टिस ऑफ द पीस पे, सेक्शन 22। अब नाम से जाहिर हो रहा है कि ये अमन चाहता है। ठीक है, तो होता ऐसे है कि हर इलाके के लिए ना एक बंदे को जस्टिस ऑफ द पीस अपॉइंट कर दिया जाता है। और प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये सेशन जज या एडिशनल सेशन जजेस ही जस्टिस ऑफ द पीस होते हैं। इलाके के हिसाब से हर एडिशनल सेशन जज को डिफरेंट एरियाज एलोकेट कर दिए जाते हैं। अब इनका काम ये होता है कि अपने इलाके में अगर इन्हें इत्तला मौसूल होती है कि अमन के डिस्टर्ब होने का खदशा है, तो वो उस मामले को देखेंगे, उसकी छानबीन करेंगे और प्रोविजंस के तहत आप पुलिस को से असिस्टेंस भी ले सकते हैं। और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रहा या अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा, तो जस्टिस ऑफ पीस वहां भी अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आगे जाने से पहले एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि खजर हयात के नाम से मशहूर है। ठीक है, उसके बाद 2017 में जजमेंट आई थी। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको इन दोनों का मटेरियल शेयर करूंगी और आपने उसको रीड करना है। हो सकता है कि जस्टिस ऑफ पीस पे आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि लैंडमार्क जजमेंट की रोशनी में जस्टिस ऑफ द पीस के आप अख्तियारात एक्सप्लेन करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बेशक अगली क्लास में, कल वाली क्लास में इसको जजमेंट हम डिस्कस कर लेंगे 5-10 मिनट में। ठीक है ना। अच्छा जी, सेक्शन 22 में जस्टिस ऑफ द पीस के हवाले से बताया गया है, ये हमने पंजाब अमेंडमेंट देखनी है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी कि जो बंदा जिसकी इंटेग्रिटी, जिसकी सुटेबिलिटी के हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होगी, उसको उस इलाके का जस्टिस ऑफ पीस बना दिया जाएगा। और एक लोकल एरिया के लिए कई जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम 22A सेक्शन में आते हैं जिसमें जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स का जिक्र किया गया। अब यहाँ पर सेक्शन मेंशन हुआ है सेक्शन 54। सेक्शन 54 में ये बताया गया है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करने के इख्तियार रखती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि सेक्शन 54 और सेक्शन 55 के तमाम अख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस इस्तेमाल कर सकती है अपने लोकल एरिया में जब उसे किसी को गिरफ्तार करना होता है। 54 के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है और 55 के तहत एसएचओ विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब सब सेक्शन 2 में ये बात की गई है कि जब वो सब सेक्शन 1 के तहत अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करेगा, किसी को गिरफ्तार करेगा, तो फौरी तौर पर जो मुतलका थाना है उसके एसएचओ को बताएगा मालूमात कि क्या वजूहात थी कि इसको गिरफ्तार करना पड़ा। फिर उसके हवाले कर दिया जाएगा जिस पर वो ऑफिसर दोबारा से उसको रीअरेस्ट कर लेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जस्टिस ऑफ पीस अपने लोकल एरिया में अख्तियारात को इस्तेमाल करते वक्त किसी भी पुलिस ऑफिसर से असिस्टेंस रिक्वायर कर सकता है। अब किस मामले के हवाले से उसे एड रिक्वायर्ड हो सकती है, तो ये नीचे मेंशन कर दिए गए हैं। जब उसे ये लगता है कि कोई उसके इलाके में ऑफेंस होने जा रहा है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन को रुकवाना चाह रहा है या किसी बंदे को पार्टिसिपेशन से रुकवाना चाह रहा है, या जिसके हवाले से क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है या जिसका सस्पिशन इन्वॉल्व है कि इस मामले में वो इन्वॉल्व है, या खसूसी तौर पर ये जनरली क्राइम की प्रिवेंशन के लिए या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब होने से रोकने के लिए आपको पुलिस ऑफिसर की असिस्टेंस की जरूरत है, तो जस्टिस ऑफ पीस सब सेक्शन 3 के तहत उसको बुला सकता है। अच्छा मुझे ये बता दें कि आपको आवाज आ रही है मेरी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, सिर्फ मैसेज के जरिए बताइएगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? काइंडली सब मुझे इंटीमेट कर दें। अच्छा जी, उसके बाद हम सबसेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं, सबसेक्शन 3 के हवाले से, जिसमें ये बताया गया है
कि जब आप असिस्टेंस रिक्वायर करोगे ना, तो वो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि जैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपको बुलाया। ठीक हो गया। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कुछ और अख्तियार दिए हैं जस्टिस ऑफ पीस को, जो कि ये मेंशन है, जैसे कि किसी की आइडेंटिटी के हवाले से सर्टिफिकेट इशू करना है, या कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, या जिस डॉक्यूमेंट की तस्दीक मैजिस्ट्रेट कर सकता है उसकी भी तस्दीक वो कर सकता है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन है, ये जो अटेस्टेशन है, ये ड्यूली समझी जाएंगी, मतलब सही तरीके से की गई है, जैसे कोई एक अदालत कोई करता है। ठीक है। उसके बाद हम 22B में पहुंचते हैं, ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। अब इसकी जिम्मेदारियों के हवाले से बात करें, इसमें यह कहा गया है कि जैसे ही इतला मसूल होती है कि उसके इलाके में कोई पीस की ब्रीच हो रही है, और तो उस हवाले से फौरी तौर पर वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। ठीक है। फिर इंक्वायरी का क्या नतीजा निकला वो अपने मुतलका मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, और SHO को गिरफ्तार इन्फॉर्म करेगा, जो उसके वहाँ का जो थाना लगता होगा। ठीक है। अब इसमें किसी क्या कहते हैं, कोई प्रिवेंशन को रोकना है, जैसे कि मौका वारदात पे कोई चीज क्या कहते हैं रिमूव ना कर दी जाए, इस चीज को भी आपने रोकना है। उसके अलावा चैप्टर 14 के तहत अगर IO है, उसको आपकी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो आप उसको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर मतलब जैसे असिस्टेंस उसको किस चीज के लिए रिक्वायर है, कि जैसे से छानबीन करनी, इन्वेस्टिगेशन का कोई मैटर है, या डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी है, तो ये भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 25 के तहत एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। इसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट सेक्शन 25 में ये कहा गया है कि उनकी जो रिस्पेक्टिव ऑफिसेज है ना, मतलब जो उनकी डेजिग्नेशन है, तो सेशन जज जब नॉमिनेट करेगा ना किसी को, तो वो एडिशनल सेशन जजेस अपने इलाके में एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे काम करेंगे। ठीक है। मतलब ये फर्दर पावर डेलीगेट हो गई है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, ये सेक्शन 30 देखते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली आप बड़ा सुनते हैं सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट ऐसा होता है कि ये तमाम ऑफेंसेस के ट्रायल को सुन सकता है, सिवाय जिसमें सजाए मौत ना हो। मतलब डेथ पेनल्टी के अलावा ये कोई भी ट्रायल का जो कोई भी केस का जो ट्रायल है, ये उसको कंडक्ट करने का अख्तियार रखता है। बस इसमें सिर्फ ये बात की गई है। तो जो सेक्शन 30 है ना, उसको हम सेक्शन 34 के साथ मिला के पढ़ते हैं। अब 34 में क्या कहा गया है, पहले इसको ये देख लेते हैं ताकि ये यहीं पर क्लियर हो जाए। सेक्शन 34 में ये कहा गया है कि जो सेक्शन 30 के तहत मैजिस्ट्रेट होता है ना, उसे लॉ के तहत वो ऑथराइज है कि कोई भी सजा पास कर सकता है, सवाए डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, और 7 साल के से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। तो इससे हमें ये पता चला कि जब सेक्शन 30 के मैजिस्ट्रेट के तौर पे आपकी अपॉइंटमेंट होती है, तो कुछ इजाफी अख्तियारात आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 31 की बात करते हैं, तो वो बात आती है जहां पर हाई कोर्ट या सेशन जजेस ये अख्तियार रखता है कि वो लॉ के तहत जो ऑथराइज सेंटेंसेस हैं वो दे सकता है। ठीक है। और लेकिन ये कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज ही डेथ पेनल्टी दे सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन कहाँ से होगी, हाई कोर्ट से होगी। असिस्टेंट सेशन जज डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता, ना ही 7 साल से ज्यादा की सजा दे सकता है। याद रहे, पंजाब में असिस्टेंट सेशन जजेस नहीं होते, एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। हाँ, रैंक के लिहाज से ये होते हैं, वही सेम कैटेगरी होती है जो एडिशनल सेशन जजेस के होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों रैंक्स की पावर्स को यहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की बात करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, और इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी शामिल है। ठीक है। 45,000 रुपीज फाइन कर सकता है, अश्दमान और विपिंग की भी सजा दे सकता है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की बात करें तो 1 साल तक की ये पनिशमेंट दे सकता है, जिसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी शामिल है, और 15,000 रुपये जुर्माना भी ये कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास की तरफ आते हैं, जिसमें 1 माह की सजा दे सकता है और साथ 3,000 रुपये जुर्माना। ठीक है। तो ये हायरार्की के लिहाज से
ये पनिशमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई। अब ये है कि अगर कोई जैसे कि ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस में एक ही मैजिस्ट्रेट दो ऑफेंसेस को कंबाइन कर देता है, अगर उसके इख्तियार समात में आता है, कंबाइन होने पे भी अगर वो उसके इख्तियार समात में आता है तो उसके हवाले से मैजिस्ट्रेट लॉफुल सेंटेंस पास कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम सेक्शन 33 में आते हैं। सेक्शन 33 में ये बताया गया कि देखें, अगर आपको सिर्फ सजा ये मिली थी कि आपने फाइन पे करना है, अब फर्ज करें आप फाइन में डिफॉल्ट कर गई, तो फाइन के डिफॉल्ट के नतीजे में आपको इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाने का इख्तियार है मैजिस्ट्रेट को। लेकिन याद रहे कि फाइन के डिफॉल्ट में जब इम्प्रिजमेंट की सजा प्रिस्क्राइब करनी है ना, तो वो मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, और वो सब्सटेंटिव सेंटेंस से एडिशनली आपको वो दिया जाएगा, मतलब अजाफी तौर पे वो आपको सजा दी जाएगी। जैसे होता है ना, एक ऑफेंस है फॉर एग्जांपल, एक में 1 साल की सजा है और साथ फाइन की भी है, फाइन आपको दिया था लेकिन फाइन आपने पे नहीं किया, तो आप ये समझ लो कि वो इम्प्रिजमेंट की सजा वो अलग थी और फाइन के डिफॉल्ट के नतीजे में वो अब आप अलग सजा काट रहे हो। अब फाइन के हवाले से इम्प्रिजमेंट की सजा कितनी देनी है, तो वो 1/4 तक आप दे सकते हो, कि जो एक्चुअल इम्प्रिजमेंट है ना उसका 1/4 हिस्से के तौर पे फाइन के डिफॉल्ट में आप दे सकते हो। ठीक हो गया। एडिशनल की भी मैंने ये बात कर दी यहाँ पर। उसके बाद हम सेक्शन 35 में आते हैं। अच्छा, जैसे इसमें बाजुकात ये होता है कि एक ही ट्रायल में आप कई ऑफेंसेस की सजा भुगत रहे होते हो, जैसे कि मैंने कहती है मैंने चोरी भी की है, मैंने डकैती की है, मैंने कत्ल भी किया, तो वो सजा देने का तरीकेकार ये होता है कि पहले एक सजा खत्म होगी फिर दूसरी स्टार्ट होगी। हाँ, अगर एक्सप्रेसली ये प्रोवाइडेड है कि साथ सजाएं बैक वक्त एक साथ चलेंगी तो साथ भी चल सकती हैं। ये पहला पैराग्राफ में बात की गई है और इसमें पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 71 का हवाला दिया गया, जिसमें आप ये कह सकते हैं, उसमें भी ये मेंशन किया गया कि एक से ज्यादा अगर ऑफेंसेस की सजा देनी हो तो देखा जाता है कि ग्रेविटी के लिहाज से जो लोएस्ट बनती है ना उसकी सजा दी जाए। हाँ, अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो वो फिर वो भी दूसरी भी सजा दी जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 2 में आते हैं। अब मैक्सिमम टर्म बता दिए कि किस हद तक आप सजा दे सकते हैं। अच्छा, पहली तो बात ये है कि अगर सजाएं जैसे इकट्ठी हो रही हैं, इसकी 2 साल है, इसकी 1 साल है, तो वो एग्रीगेट होने की वजह से ये नहीं होगा कि आप हायर कोर्ट को वो केस भिजवा दो। अगर आपके इख्तियार समात में आता है तो आप ही सुनोगे। जैसे कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बात की गई है कि 3 साल तक की सजा दे सकता है, तो 3-3 हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि सीधा ही आपने भिजवा देना, क्योंकि नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से ये डबल होने से आपकी कॉग्निजेंस में आ रही है। सबसे पहली तो बात ये है कि अगर आप एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए सजा दे रहे हैं ना, तो 14 साल से ज्यादा की सजा के लिए आपसे इम्प्रिजन नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर एग्रीगेट हो रही है ना पनिशमेंट, तो ट्वाइस हो सकती हैं, थराइस नहीं हो सकती। मतलब मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास 2 ऑफेंसेस के हवाले से सुन रहा है मामला, 3+3 हो सकता है, 3+3+3 नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से सजा दी जाएगी। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन थे चैप्टर के हवाले से। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 5 है, ये 4 वाला सारा छोड़ दें, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, चैप्टर 5, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि अरेस्ट कैसे होती है या मुख्तलिफ सूरत हाल में कैसे अरेस्ट आप कर सकते हैं। खैर ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 46 की बात करते हैं। सेक्शन 46 में ये कहा गया कि जब पुलिस ऑफिसर या अगर किसी को ऑथराइज किया कि वो गिरफ्तार करने आया आपको, तो गिरफ्तारी इस तरह से होता है कि एक्चुअली वो आपको या तो आपकी बॉडी को आपके हाथ लगाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे पकड़ेगा, या कन्फाइन कर लेगा, कैद कर लेगा, तो इट मीन्स के अरेस्ट हो गई है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल अगर वो खुद ही सबमिशन दे देता है कि हाँ मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, मैं आपकी हवालगी में आने को तैयार हूँ, तो उससे भी अरेस्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सब सेक्शन 2 पे आते हैं। रेजिस्टिंग, ये स्पेलिंग गलत लिखे मैं, ये रिस्टेटिंग नहीं है, रेजिस्टिंग है, अपनी बुक में देख लीजिएगा सही लिखा होगा। रेजिस्टिंग एंडेवर टू अरेस्ट, मतलब मैं जैसे आपको गिरफ्तार करने आई हूँ, अब आपने रेजिस्टेंस शुरू कर दिया है, नहीं मुझे गिरफ्तार मत करो, ठीक है, तो आपको गिरफ्तार करने के लिए जो रीजनेबल
जराए होंगे ना, मतलब फोर्स भी अगर इस्तेमाल करनी होगी तो वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ आपको गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सब सेक्शन 3 में ये बताया कि इस सेक्शन के तहत आप उस बंदे को नहीं मार सकते जो कि ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है जिसमें डेथ पेनल्टी या उम्र कैद की सजा ना हो। जैसे कहते हैं ना पुलिस मुकाबले में मारा गया है, तो वो प्रिविलेज आप सेक्शन 46 के सब सेक्शन 3 के तहत नहीं ले सकते। आ रही है समझ मेरी बात की? उसके बाद अब सेक्शन 47 में बात करते हैं, क्या कहा है इसने, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अच्छा, अब जैसे मुझे अरेस्ट वारंट्स मिले हुए हैं और मैंने आपको गिरफ्तार करना है और मुझे यकीन है कि इस जगह पे आप छुपे हुए हो, तो आप उस जगह पे क्या करोगे, आप जा सकते हो। तो वहां का जो ओनर है आपको फैसिलिटेट करेगा कि आपको फ्री एंट्री अंदर लेने दें, ठीक है। इंग्रेस का मतलब होता है एंट्री, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 48 पे आते हैं, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। अच्छा, अगर 47 के तहत आप उस जगह पे एंटर नहीं हो सकते तो अब आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे कि अगर आपको कोई जरिया नहीं नजर आ रहा कि मैं इस बंदे को गिरफ्तार कर सकता हूँ, और आपको ये पता है कि जब तक आप इसको भागने का मौका नहीं दोगे आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि एक दफा उसको इंटीमेट करने पर अगर वो एडमिटेंस नहीं देता, आप दरवाजे खिड़कियां तोड़ के भी अंदर दाखिल हो सकते हो। पहले पैराग्राफ में ये बात की गई है। उसके बाद ब्रेकिंग ओपन जनाना। ब्रेकिंग ओपन जनाना मीन्स कि ऐसी रेजिडेंस या ऐसा अपार्टमेंट जो किसी औरत की ऑक्यूपेंसी में है, औरत रह रही है वहां पर, तो उसमें ये होता है कि पहले उसको नोटिस दिया जाता है। अब उसके पास ये राइट है कि वो विड्रॉ कर सकती है, आपको इजाजत ना दे, लेकिन जहां पर एंटर होना जरूरी है तो फिर दरवाजा तोड़ के भी अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। अब प्रैक्टिकली तो ये होता है कि फीमेल कांस्टेबल को फिर साथ लेके जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 49 की बात करते हैं, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन। अच्छा, अब कोई पुलिस ऑफिसर या जो ऑथराइज था कि वो गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। अगर ये है कि जैसे वो कैद हो गया है, किसी को जाद करवाना है वहां पे जो गया था वहां पर गिरफ्तार करने के लिए, तो उसको जाद करने के लिए दरवाजे खिड़कियां तोड़ के वो जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 50 में ये बताया गया, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। देखें, उसको भागने से रोकने के लिए जितनी आपको कुव्वत रिक्वायर होगी या रिस्ट्रेन करना जरूरी होगा, आप सिर्फ उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा उसको रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, फिर इस तरह से उसकी लिबर्टी जो होगी वो इन्फ्रिंज होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम सेक्शन 51 पे आते हैं, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। देखिए, एक बंदा गिरफ्तार हुआ है विदाउट वारंट या विद वारंट, अब उसमें बेल बनती या नहीं बेल बनती। अच्छा, तो उसके जो उसने लिबास पहना हुआ है, तो उसके अलावा उसकी तलाशी ली जा सकती है, और तो उससे चीजें लेके जो माल खाना होता है ना वहां पर जमा करवा दी जाती हैं चीजें, तो तलाशी लेने का हक सेक्शन 51 के तहत है। उसके बाद सेक्शन 52 के तहत आते हैं मोड ऑफ सर्चिंग विमेन। अच्छा, औरत की तलाशी औरत ही ले सकती है कि उसे आपने ये ख्याल रखना है कि उसका तकद्दुस पामार नहीं होना चाहिए। सेक्शन 53 में ये बताया गया है कि जो ऑफेंसिव वेपन्स अगर आपको मिलते हैं कि जिसे आपने गिरफ्तार किया है, तो उसे वेपन्स लेके आप या तो अदालत के सामने पेश कर दोगे या आप अपने जो सीनियर है जैसे एसएचओ है उसके सामने सबमिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम पहले हमने देखा जनरली अरेस्ट होता क्या है। सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 53 तक आपने डिफरेंट प्रोविजंस देखी कि अरेस्ट जनरली आप इस तरीकों से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सेक्शन और भी मिसिंग है, ये मुझे शेयर करना पड़ेगा, एक मिनट। ये आपकी नई किताबों में होगा जिसमें बताया गया है कि जिस पे इल्ज़ाम होता है रेप का या उसने गलत काम किया किसी औरत के साथ, सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन के हवाले से ये नई प्रोविजन ऐड हुई है। ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। ये मुझे बता दीजिएगा बस आपको पेज क्लियर आया, फिर अपनी किताब से टैली कर लीजिएगा।
जी सबको क्लियर पिक आ गई है, जरा चेक कर लें। अच्छा चलें, ये आपकी आसानी के लिए मैं इधर शेयर कर रही हूँ। ये वैसे पिकअप क्लियर हो गई है। अच्छा जी, सेक्शन 53A का टाइटल है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप एक्सेट्रा बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए एक बंदा अरेस्ट हुआ है इस इल्जाम पे कि उसने रेप कमिट किया है या अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है या उसने सेक्सुअली अब्यूज किया है, तो ये 376, 377 और 377B का हवाला दे दिया है, और जिसमें ये यकीन है, रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद है कि अगर इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा तो कोई ना कोई आपको एविडेंस मिल जाएगी क्राइम की कमीशन के हवाले से। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है ना, जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा होता है, फिर उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और इस पर्पस के लिए फोर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एग्जामिनेशन जब कंडक्ट करेगा बगैर किसी ताखीर के वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके अंदर ये इन बातों के हवाले से अंदराज होगा। ठीक है, जैसे कि एक मिनट, ये मुलजम का नाम क्या है, कौन इसको लेकर आया, ठीक है, मुलजम की उम्र कितनी है, इंजरी के निशान, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए कुछ उससे मटेरियल लिया जा सकता है, ये जो भी जरूरी मामलात है, और क्या आपने कंक्लूड किया, क्या वजूहात है, किस नतीजे पे पहुंचा। ठीक है, कब शुरू हुई थी एग्जामिनेशन और कब कंप्लीट हुई, ये सारा कुछ रिपोर्ट में मेंशन होगा, और बगैर किसी ताखीर के ये आईओ को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू मैजिस्ट्रेट को चालान के साथ ये सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये एडिशन हुई है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं अपने सेक्शन 54 पे। सेक्शन 54 क्या बात कर रहा है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि मैंने कीवर्ड्स अपने जहन में रखे थे, तो उससे ये आसान होता है। मेरा ख्याल से मैंने उस टाइम सिप्स ऑर्डर बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि ये सिप्स ऑर्डर मैंने कैसे बनाया। अच्छा, सबसे पहले फर्स्टली तो देखें, एक बंदा है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, ये जिसके हवाले से रीजनेबल कंप्लेंट मिली है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या सस्पिशन है कि इस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन में इन्वॉल्व है। तो पहला क्लॉज मैं कैसे याद करूंगी, मैं सी से याद रखूंगी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं। सेकेंडली ये है कि एक बंदे के पास घर में घुसने के, घर में नकब लगाने के आलात मिले हैं। ठीक है, सेकेंडली any person having in his possession without lawful excuse the burden of proving which excuse shall lie on such person any implement of house breaking। उसके कब्जे में से घर में घुसने के हालात मिले और उसके वाले से उसने कोई माकूल वजूहात भी नहीं बताई कि क्यों है इसके पास, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट से आई से याद रखूंगी। सिप हो गया सी आई। आगे चलते हैं। थर्डली, जिस बंदे को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया या जो जिसे डिक्लेयर कर दिया गया ये मफरूर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको प्रोक्लेम्ड से याद रखूंगी, पी से। Thirdly, any person who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the provincial government। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थली हम देखते हैं चोरी का माल जिसके पास से मिला, ऐसे याद रखूंगी मैं इसको। ठीक है, तो क्या बना, CIPS सिप्स हो गया कि चोरी का माल मिला है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थली है एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर। अच्छा, जो रुकावट बन रहा है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी की एग्जीक्यूशन में, या जिसने लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश की है। ठीक है, अब बेशक आप इसको ऑब्स्ट्रक्ट से ओ से याद रख लें। ठीक है, सिक्स में ये बताया गया है कि जो कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्स से भागा हुआ कोई बंदा है, तो आप इसको डिजर्टर डी से याद रख सकते हैं। ठीक है, या फिर सेवंथ में ये हो सकता है कि जैसे उसने कहीं और ऑफेंस कमिट किया है जो कि अगर वो पाकिस्तान में करता तो पाकिस्तान के तहत भी लाइबल होता। तो आपको याद होगा कि हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 के तहत मैंने चैप्टर 16 कराया था जो कि एक्स्ट्राडिशन के हवाले से था। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो कि जिसकी गिरफ्तारी एक्स्ट्राडिशन लॉ के तहत मतलूब है। ठीक है, जिसके हवाले से रीजनेबल कंप्लेंट मिली है। 8वां पॉइंट ये है कि जैसे किसी
कोई कॉन्विक्ट हुआ, उसे कंडीशनल रिलीज कर दिया गया था, अगर उसने उसकी वायलेशन की है तो उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है। 9वां पॉइंट ये है कि जैसे कि दूसरे थाने से रेफरेंस आता है कि भाई इसकी गिरफ्तारी मतलूब है। ठीक है, तो ये रेक्यूजेशन से आर से आप इसको याद रख सकते हैं। समझ आ रही है आप सबको? उसके बाद हम सेक्शन 55 की बात करते हैं, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा। वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है जो खाना बदोश लोग होते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं, कभी इधर है कभी उधर है। तो यहाँ पर एसएचओ को अख्तियार दिए गए हैं कि ये जो कैटेगरीज प्रिस्क्राइब है ना, आप इन्हें विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी ये है कि जो कि इसकी थाने की मुतलका हदूद में अपनी प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ये जाहिर हो रहा है, ये लग रहा है कि इसने लाजमी तौर पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया होगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जिस बंदे जो कि थाने की मुतलका हदूद में मिला है, उसके पास बज़ाहिर तो कोई ऐसे जराए नहीं नजर आ रहे हैं कि वो अपना गुसर बसर कर सकता है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है सीम टू बी, नजर आना। सबसिस्टेंस जो आपका गुसर बसर है, आपके इनकम सोर्सेज, या जो कि अपने बारे में, अपनी शनाख्त के बारे में आपको सही तरह बता नहीं रहा। ठीक है। सी क्लॉज के तहत ये बताया गया जो आदतन जुर्म करता है, हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, हैबिचुअल स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, ये एक्सटॉर्शन करता है, तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स में से आ जाता है। तो इनको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक हो गया। ये 55 56 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप सेक्शन 60 पे आ जाए। सेक्शन 60, अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि जिस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ना, बगैर किसी ताखीर के उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या एसएचओ के सामने पेश किया जाएगा। सिर्फ टाइटल इसका पढ़ूंगी, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेक्शन 61 में ये कहा गया है कि किसी भी बंदे को जिसको अरेस्ट किया गया उसे 24 घंटों से ज्यादा थाने में नहीं रखा जा सकता। 24 घंटों के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। हाँ, इसमें वो टाइम पीरियड एक्सक्लूडेड है जो कि ट्रैवलिंग के दौरान लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 63 पे, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। देखिए, एक बंदा गिरफ्तार किया गया है, वो किन तरीकों से रिलीज हो सकता है। अब डिस्चार्ज का कतन ये मतलब ना समझें कि ये क्विटल हो गई है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि जिस बंदे को गिरफ्तार किया जाएगा, अब वो रिलीज कैसे ले सकता है? अपने बॉन्ड पे खुद अगर उससे कहा जाए कि आप मुझे के जमा करवा दो, या वो बेल ले ले, या मैजिस्ट्रेट ने स्पेशल ऑर्डर पास किए। ये 3 तरीके कार है। ठीक हो गया। ये 63 इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम आप चैप्टर 6 जैसे कि देख सकते हैं, प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। मतलब देखो, आप मुल्जिम हो तो मैंने कोशिश क्या करनी है, मैंने तो ऑर्डर देना है ना कि भाई पेश हो अदालत में। ठीक है ना। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, या तो कॉर्सिव मेथड अडॉप्ट करूंगी, फोर्स इस्तेमाल करूंगी, या नॉन कॉर्सिव मेथड इस्तेमाल करूंगी जिसमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सबसे पहले नॉन कॉर्सिव मेथड इस्तेमाल करूंगी, जिसमें कोई मेरी कुव्वत नहीं लगेगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, सिर्फ मैंने ऐलान करना है कि पेश हो जाऊं। अब इसमें तरीकाकार क्या होता है? सिर्फ समन्स आता है। समन्स आप अदालती बुलावा कह दो। ठीक है। अब वो अदालती बुलावा किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है कि आपने किसी इल्जाम का जवाब देना है, या गवाह को बुलाना है, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। ठीक है। तो सेक्शन 68 में फॉर्मेट बताया गया है कि समन दिखता कैसे। ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकल वर्क आपका क्या है? प्रैक्टिकल वर्क ये है कि आपने सीआरपीसी के आखिर में ना फॉर्म्स दिए हुए हैं डिफरेंट। ये मेरा ख्याल से आपका बनेगा 5th स्केड्यूल। हाँ जी, 5 स्केड्यूल है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस के मुताबिक ना डिफरेंट सैंपल्स दिए गए हैं कि वो कैसे आपने लिखना है। मैंने इसकी एक फाइल बनाई थी, उसमें कई चैप्टर्स के ना मैंने सैंपल्स भी साथ अटैच किए हैं, वो भी मैं आपको आफ्टर क्लास भेज दूंगी। लेकिन हर स्टूडेंट क्या करे, क्लास के बाद या फ्री टाइम में आप पीछे जाएं, स्केड्यूल 5 निकालें, तो देखें सेक्शन 68 के तहत फॉर्म कैसे दिया हुआ है। ये आपको फिर इस तरह से हेल्प होगी कि अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भाई ए मुल्जिम है,
इसको मैंने समन भेजने हैं, तो आप समन लिख के दिखाएं। ठीक है, तो ये बस ये है कि जो लीगल लैंग्वेज है किस तरह से लिखा जाता है, ये आप जैसे एज इट इज उसको क्रैम कर लें। इसमें फिर आपको कोई अपनी तरफ से एडिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सेक्शन 68 में ये बताया गया है कि जो भी समन इशू किया जाएगा अदालत की तरफ से वो डुप्लीकेट में होगा, ओरिजिनल हमेशा जुडिशियल फाइल में लगा होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उसके ऊपर मोहर लगी होती है। ठीक हो गया। अब आगे बात ये आती है कि समन सर्व कौन करेगा, पहुंचाएगा कौन। तो इसके लिए ये होता है कि पुलिस ऑफिसर नॉर्मली करता है, ये कोई भी क्या कहते हैं अदालती एहलकार, अदालती बंदा या कोई पब्लिक सर्वेंट को भी ऑथराइज किया जा सकता है कि वो समन्स को सर्व करे। हो गया। अच्छा जी, उसके बाद एक मिनट, इसमें ना, हाँ ये एंड पे एक प्रोवाइजो ऐड है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप चाह रहे हो कंप्लेनेंट एज अ कंप्लेनेंट या मुल्जिम कि आप गवाह को पेश करवाना चाह रहे हो, तो अदालत से रिक्वेस्ट करके ना आप अपने विटनेसेस को खुद से भी समन सर्व कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 69 पे आते हैं कि समन सर्व कैसे करने हैं। तो सबसे पहला तो तरीकेकार ये होता है कि जहां तक मुमकिन हो सके आप पर्सनली सर्व करें। पर्सनली मीन्स कि उसी बंदे को हैंड ओवर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो बंदा रिसीव करेगा वो क्या करेगा कि समन की बैक साइड पे रिसीविंग दे देगा, एक्नॉलेज कर देगा कि मैंने रिसीविंग ले ली है। अच्छा, अब सेक्शन 3 में ये कहा गया है कि अगर मजीद इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि आप कंपनी को समन्स भेजते हैं, तो आप उसके सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को भी सर्विंग करवा सकते हैं। किस तरह से कि उसमें आप जो चीफ ऑफिसर होगा, मेन जो होगा बंदा, उसको आप एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब एक डाक के जरिए वो वहां पर लेटर या समन डिलीवर हो जाएगा तो वो ड्यूली सर्व्ड समझा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 70 पे। अच्छा, फर्ज करें आप, मैंने आपको सर्व करना था, आप तो नहीं मिले। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये करूंगी कि जो अडल्ट मेल मेंबर होगा ना फैमिली का, उसको सर्विंग करवा दूंगी, वो उसके डुप्लीकेट की बैक साइड पे रिसीविंग दे देगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 71 पे। फर्ज करो ना आप मिले ना आपका अडल्ट मेल मेंबर कोई मिला, अब क्या करोगे। अब आप ये करोगे कि अपने घर के कॉन्स्पिक्युअस पार्ट पे वो कॉपी चिस्पा कर दी जाएगी। तो घर के बाहर चिस्पांदगी कर दी जाती है। कॉन्स्पिक्युअस का मतलब ये होता है कि जहां पर आपकी नजर पड़े, लोग अट्रैक्ट हो। ठीक है, उसे कॉन्स्पिक्युअस कहते हैं। ये 71 तक आपने याद रखना है। उसके अलावा 73 बस ऐसे ही देख लें कि जैसे कि अगर आपको दूसरी जुरिस्डिक्शन में सर्विंग करवानी है तो होता ही है कि वहाँ के मैजिस्ट्रेट को डुप्लीकेट भिजवा दी जाती है, तो वो अपने इलाके में जिसे सर्व किया जाता है उसे सर्व करवा देता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 75। अच्छा, इसमें भी सेकंड स्केड्यूल में, सॉरी सेकंड स्केड्यूल मैंने कह दिया, 5 स्केड्यूल में आपने क्लास, कल की क्लास से पहले एक तो देखना है समन्स कैसे तहरीर किया जाता है, वारंट ऑफ अरेस्ट कैसे तहरीर किया जाता है। हो सकता है मैं आपसे लिखवा लूं, मैं आपको ये भेज भी दूंगी, इसका सैंपल मैंने बनाया था। अच्छा जी, 75 में ऐसा है कि जो अदालत इसे इशू करेगी गिरफ्तारी के वारंट्स को, तो वो लिखा होगा, वो उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे और मोहर लगी होगी। ठीक है, और अगर जब तक वो कैंसिल नहीं हो जाता तो वो स्टिल उसकी एग्जिस्टेंस समझी जाती है वारंट की, या जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, तो ये सेक्शन 75 में आपने फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट देख लिया, या उसकी कंटिन्यूस के बारे में देख लिया। उसके बाद हम 76 पे आते हैं। कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। लेकिन जब आप गिरफ्तारी के लिए किसी को देते हैं ना वारंट्स, पुलिस ऑफिसर को, तो साथ अगर वो एंडोर्समेंट दे दे, अदालत तस्दीकी नोट लिख दे कि अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को तैयार होता है ना तो इससे ले लो और इसको रिलीज कर देना, मतलब कि फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं है। अब वो जो एंडोर्समेंट दी जाएगी इसमें क्या तहरीर होगा, कितने जामिन रिक्वायर्ड है, कितनी अमाउंट की जमानत रिक्वायर्ड है। ठीक है, और किस वक्त पे आपने अदालत के सामने पेश होना है। ठीक है, फिर आगे ये सब सेक्शन 3 में लफ्ज लिखा हुआ है रेकग्नाइजेंस टू बी फॉरवर्डेड। व्हाट इज रेकग्नाइजेंस? रेकग्नाइजेंस मींस एनी लीगल प्रॉमिस। ठीक है, मतलब कोई कानूनी वादा, जैसे कहते हैं ना, हाँ मैं इसकी तामील करूंगा, मैं वादा करता हूँ,
ठीक है ना, तो हम उसे रिकग्नाइजेंस कहते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो मचलके होते हैं या उसकी आप जो कह लें सिक्योरिटी की कॉपी है वो अदालत को जमा करवा दी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 77 में कहा गया कि वारंट्स किस किस को डायरेक्ट किए जा सकते हैं। एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को भी किए जा सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो आप जो भी अवेलेबल पर्सन होगा उससे भी आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। ठीक है, ये 77 भी देख लीजिएगा। उसके बाद रुके 83 को भी देख लें। 83 में ये कहा गया कि आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन अगर आपने वारंट की एग्जीक्यूशन करवानी है तो उसका तरीकेकार ये है कि आप डाक के जरिए भेज सकते हो, मैजिस्ट्रेट को भेज दो, या जो डीएसपी होता है उसको आप भेज दो, ताकि वो अपने इलाके में उस वारंट की एग्जीक्यूशन करवा दें। ठीक है, तो जिसको भेजा होता है वो फिर उसकी एग्जीक्यूशन करवा के वो फिर इंटीमेट कर देते हैं। ठीक है, कि तामील हो गई है। सही हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 84 जिसका टाइटल है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। अच्छा, आपने पुलिस ऑफिसर को वारंट दिए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि आपने किसी और अदालत की मुतलका हदूद में आपने गिरफ्तारी करवानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस इलाके में इंडोर्समेंट लोगे। ठीक है, तो उसके लिए नॉर्मली ये होता है कि एसएचओ से भी इंडोर्समेंट ली जा सकती है, वहां के एसएचओ से, या मैजिस्ट्रेट से इंडोर्समेंट ली जा सकती है। तो फिर आप उसके बाद गिरफ्तारी कर सकते हैं। हाँ, या फिर आपको ये लगे कि इंडोर्समेंट लेने में ताखीर हो सकता है कि वो भाग जाए, तो विदाउट इंडोर्समेंट लिए बगैर भी आप क्या कर सकते हो कि वहां पर एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, उसके बाद 86 भी देख लीजिएगा। प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अच्छा, अब जैसे कि आपने आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन बंदे को गिरफ्तार कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा, वहां के मैजिस्ट्रेट या वहां के डीएसपी के सामने पेश किया जाएगा। तो अगर तो बेलेबल ऑफेंस होगा तो उसकी बेल ले ली जाएगी और बॉन्ड जो है उस अदालत को भिजवा दिए जाएंगे जिसने वारंट इशू किए थे। ये जहां पर अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है या जहां पर अदालत अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए उसको बेल दे देता है, तो तब भी वो जो बॉन्ड है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। साथ उससे डायरेक्शन दी जाती है कि जो स्पेसिफाइड डेट है ना, आपने ये जो आपकी एक्चुअल ट्रायल कोर्ट है उसके सामने आपने पेश होना। ठीक है, उसके अलावा सब सेक्शन 2 में यह बताया गया कि सेक्शन 76 के तहत सिक्योरिटी लेने का इख्तियार है पुलिस ऑफिसर को, उसके हवाले से कोई रुकावट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं, अब फर्ज करो समन्स भी मैंने करके देख लिया नहीं है, वारंट करके देख लिया नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको 30 दिन का टाइम पीरियड दूंगी, आ जाओ, वरना मैं आपको मफरूर करार दूंगी कि आप भाग गए। ठीक है, तो उसमें 87 के तहत ऐसा होता है कि जब अदालत मुतमिन हो जाए एविडेंस लेने के बाद कि ये बंदा तो भाग गया या वो ये चाहता ही नहीं कि वारंट एग्जीक्यूट हो, तो रिटर्न ऐलान किया जाता है कि आप हाजिरी दे दो 30 दिन के अंदर। अब वो प्रोक्लेमेशन आपने पब्लिश कैसे करना है, सबसे पहला काम तो ये हो सकता है ना कि जिस इलाके में वो रहता है वहां पर पब्लिकली पढ़ के सुनाया जाएगा। ठीक है, ये जहां पर आप रहते हो वहां के कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे चस्पा कर दी जाएगी कॉपी, और एक कॉपी अदालत रूम में भी, क्या कोर्ट हाउस के अंदर भी चस्पा कर दी जाएगी। अब जो उसके अंदर लिखा होगा वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि सेक्शन के तहत तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही साथ क्या करेंगे, 88 के तहत उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर देंगे। ठीक है, अब चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है उसको अटैच कर दिया जाएगा। अब वो विद इन डिस्ट्रिक्ट है या आउटसाइड दी डिस्ट्रिक्ट है उसको भी अटैच किया जा सकता है, लेकिन अगर आउटसाइड दी डिस्ट्रिक्ट है तो वहां के सेशन जज से आपको इंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी को अटैच करवाने के लिए। ठीक हो गया। अब जरा सब सेक्शन 3 की तरफ तवज्जो दें। अब ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हो सकता है या तो कर्ज है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, आप इसको कैसे अटैच कर सकते हैं, या तो आप उसको अपने हवालगी में ले लो, सीज कर लो, या रिसीवर अपॉइंट कर दो और रिटर्न में ये ऑर्डर पास कर दो कि भाई ये प्रॉपर्टी ना तो इसको हवाले की जाएगी ना इसके ब्याह पे किसी को दी जाएगी। इनमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम सब सेक्शन 4 पे आते हैं। फर्स्ट करो प्रॉपर्टी क्या है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस हवाले से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, मालिया वसूल किया जाता है, टैक्स वसूल किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, जो DOR होगा ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, उसकी एंडोर्समेंट से आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। तो क्या ऐसे हुक्म दिया जाएगा, कब्जा ले लिया जाए, रिसीवर को पॉइंट कर दिया जाए, ये रिटर्न में ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि इसको ना तो रेंट की पेमेंट्स करनी है, ना प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है, ना इसके ब्याह पे किसी को देनी है। ठीक है, अब सेक्शन 5 की बात करते हैं। अच्छा, जिस प्रॉपर्टी को अटैच करने का हुक्म दिया गया है वो हो सकता है कोई फार्मिंग से रिलेटेड है, मवेशी है, या पेरिशेबल नेचर की है कि गलने सड़ने का खतरा है, तो अदालत उसको सेल करने का भी हुक्म दे सकती है। सब सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि इस सेक्शन के तहत जिस रिसीवर को अपॉइंट किया जाएगा उसकी पावर्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज वही होंगी जो CPC में ऑर्डर 40 में प्रोवाइडेड है। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? आप बताएं कि मैं इसको यहीं तक स्टॉप कर दूं, सब सेक्शन 6 के तक। रोजीना, सना, जो भी है यहाँ पर, निदा, सफिशिएंट है क्या? इश्यू तो नहीं है आपको? मैसेज कर दें मुझे। चलो ठीक है, इसको आप यहाँ तक देख